Hello everyone, welcome to the हृदय बैच ऑफ राधिका क्लासेस. दिस इज अ थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले के जो दो लेक्चर थे वो हम क्लास +1 में भी करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर. उसमें आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में भी पढ़ाया जाता है, वहां पे आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में भी पढ़ाया जाता है. तो उस क्लास को एक साथ खत्म कर दिया था, मतलब मैंने आपको रिवीजन के उस पर बता दिया. जो आज की क्लास होगी आपकी ये इंपॉर्टेंट होगी, ज्यादातर चांसेस हैं कि क्वेश्चन यहाँ से आए. ठीक है, यहाँ से ही आने के चांसेस हैं. आपको लेक्चर 1 में फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से आना चाहिए, आप उसके क्वेश्चन कर लेना. उसके बाद सेकेंड लेक्चर में आपको नर्न्स इक्वेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए. और आज की क्लास में जो आप करोगे कंडक्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो भी आपका ग्राफ जो मैंने आपको आज बताना है, ये सब इंपॉर्टेंट होगा. तो आज की क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. कंडक्टेंस होता क्या है, आपने फिजिक्स में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, 9th-10th क्लास में भी आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा. वहां पे आप बात करते हो वायर्स की, कि एक वायर है, वायर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन जो है रेजिस्ट होते हैं वो फ्लो नहीं हो पाते हैं. ठीक है, ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. अब रेजिस्टेंस का उल्टा पढ़ना है कंडक्टेंस. ठीक है, कंडक्टेंस क्या होगा, कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो होके चले जाएंगे. ठीक है, तो कंडक्टेंस ऑफ, अभी सिर्फ कंडक्टेंस पे ध्यान रखो, इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को मत देखो, सिर्फ कंडक्टेंस की. कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा है. जब कभी भी न्यूमेरिकल भी आए तो आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, कंडक्टेंस निकाल दे तो उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो. और इसकी डेफिनेशन क्या है, मे बी डिफाइंड एज विद विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. एक कंडक्टर के अंदर से कितना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, उसको क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस. तो रेजिस्टेंस आर, ये उसका उल्टा, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, जी से. G इज इक्वल टू 1/r. अब आपने रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पढ़ रखे हैं. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. और फॉर्मूला आप पढ़ते हो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. और ये चीज जो होती है ये रेजिस्टिविटी के इक्वल होती है. R इज इक्वल टू रो मीन्स रेजिस्टिविटी L/A. ये आप पढ़ चुके हो, ये फैक्टर्स हैं किसके, रेजिस्टेंस के. बट हमने किसकी बात करनी है, कंडक्टेंस की. तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस. कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, क्या सिंबल है उसका, G. ठीक है, उसके बाद दिस द कांस्टेंट, ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे, इसको क्या नाम दोगे, रेजिस्टिविटी. अब एक बात का ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी स्पेसिफाइड होती है हर एक मटेरियल के लिए, तो इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. हर एक मटेरियल की अपनी रेजिस्टेंस है, अपनी रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की, उनकी फ्लो को अपोज करने की उनकी जो रेजिस्टेंस होती है, हर एक मटेरियल की अपनी अपनी फिक्स होती है. कॉपर की अलग है रेजिस्टेंस पावर, उसके बाद आयरन की अलग है, जिंक की अलग है, तो उन सब की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, ये स्पेसिफिक होती है. तो रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे जो आपको दे रखी है. रेजिस्टेंस जो ये आपके पास दे रखी है रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट है ओम मीटर. ठीक है, अब आपने ना एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप कोई क्वेश्चन करो, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको सेंटीमीटर में उसकी यूनिट रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात. ठीक है, यहाँ पे सब मल्टीपल ओम सेंटीमीटर इज ऑल्सो यूज. तो हम जितने क्वेश्चन करने वाले हैं ना वो सेंटीमीटर के लिए करेंगे. न्यूमेरिकल जो भी करो आपने किस में करने हैं, वो सेंटीमीटर में उनकी यूनिट होनी चाहिए. ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला अगला आ जाता है यहाँ पे, तो आपने ध्यान रखना है ओम मीटर, मीटर को आपने हमेशा किस में चेंज कर देना है, सेंटीमीटर में. यूनिट्स आप पढ़ चुके हो प्लस अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फिजिक्स में, तो मैं इन यूनिट्स को ज्यादा नहीं लेके चलूंगी क्योंकि मुझे आगे ग्राफ को भी एक्सप्लेन करना और बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, तो मैं फिजिक्स यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगी. यूनिट्स का ध्यान रखना, हमने सेंटीमीटर में रखनी है. ठीक है, तो अब रेजिस्टिविटी क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अगर मैं रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी से चेंज कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी का सिंबल होता है कापा. ठीक है, के. ये क्या होएगा, रेजिस्टिविटी का उल्टा. ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर,
उसका उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आपने सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई मटेरियल है, कोई वायर लेके चल रहे हो, उसके अंदर से इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहे हैं कंडक्टर के अंदर से, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। नहीं हो पा रहे, उसको अपोज मिल रहा है, रेजिस्टेंस। हो पा रहे हैं तो कंडक्टेंस। तो दोनों अपना अलग टर्म होगी। अब स्पेसिफिक मटेरियल की बात करें, कोई भी मटेरियल, तो वो स्पेसिफिक उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है या उसकी कंडक्टेंस है, उसको क्या नाम दे देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो ध्यान रखना, आर रो एल बाय ए। अगर मैं आर मतलब रेजिस्टेंस इसका उल्टा कर दूं तो रेसिप्रोकल ले लूं तो क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस। तो यहाँ पे क्या आ गया, जी, जी मतलब कंडक्टेंस। उसके बाद रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दूं, कंडक्टिविटी, कापा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल बाय ए। ये फॉर्मूला बन गया। अब ये एल बाय ए को क्या लेना है, अब मैं बात करूंगी किसी वायर की। अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, अब उस सोल्यूशन को किसी बीकर में रखा जाएगा। तो सपोज इसको इस बीकर में, यहाँ टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे सोल्यूशन पड़ा हुआ है, और मुझे ये जो सोल्यूशन है इसकी कंडक्टेंस निकालनी है। कंडक्टेंस निकालने के लिए मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी, मतलब मुझे कापा पता होना चाहिए, कापा बता दिया। दूसरा क्या पता होना चाहिए, इसका लेंथ और इसका एरिया। इस सोल्यूशन का, इस सेल का लेंथ और एरिया, लेंथ बाय एरिया। जो मटेरियल मैं आपको दूं, जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाए, बोले कि इसकी कंडक्टेंस निकालो, आप क्या कहोगे, दो चीजें चाहिए। जिस सेल की बात कर रहे हो उसकी लेंथ बता दो, उसका एरिया बता दो, प्लस वो जो सोल्यूशन उसके अंदर पड़ा हुआ है उसकी अपनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बता दो। तीन चीजें चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी बोलते हैं जिसको, इस मटेरियल की, इस सोल्यूशन की, लेंथ बाय एरिया। अब लेंथ बाय एरिया को एक साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 1/g मतलब कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी, और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे जी स्टार से। जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट, जो यहां से हमारे पास लेंथ बाय एरिया से निकल जाएगा। अब बस इसको आपने क्या करना है, रीअरेंज करके कापा को इधर ले जाओ, जी को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, के कंडक्टिविटी, कापा, जी रेजिस्टेंस, जी स्टार। क्लियर है, तो इस तरह से आपने ये निकालने हैं। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू में जी स्टार। जी स्टार क्या है आपके पास, एल बाय ए, लेंथ बाय एरिया। सेंटीमीटर में इनकी यूनिट्स को रखना, सेंटीमीटर में इनकी यूनिट्स सेंटीमीटर में आएंगी। ठीक है, इनकी यूनिट्स सेंटीमीटर में आपको रखनी है, सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद फैक्टर्स विच ऑन विच कंडक्टिविटी डिपेंड्स। कंडक्टिविटी उस मेटल की, जो मेटल हो या कोई सोल्यूशन हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी किस किस पे, मतलब एक मटेरियल है आयरन, वो जल्दी करंट फ्लो करा रहा है। एक तरफ आपके पास है कॉपर, वो थोड़ा आराम से करा रहा है। मतलब मैंने दो एग्जांपल लिए, इसमें जल्दी करंट, आयरन में जल्दी इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो कर रहे हैं, या जिंक ले लेते हैं, जिंक में आराम से क्यों कर रहे हैं, इसमें बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। और जो हमारा सपोज मैंने यहाँ पे लिया आयरन, आयरन के अंदर बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन जाते जा रहे हैं, एज ऑफ फ्लो बहुत इजी है। लेकिन दूसरी तरफ जिंक में फ्लो आराम आराम से हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना रोल, कि आराम आराम से क्यों हो रहे हैं फ्लो, और उसमें टाइम क्यों लग रहा है, स्पेसिफिक क्यों है, मेटल पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मतलब मुझे किसकी बात करनी है, कंडक्टिविटी की। तो किस पे डिपेंड करती है कंडक्टिविटी, वो निकाल लेंगे। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है। तो ये आपकी एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टिविटी डिपेंड्स, नेचर ऑफ द मटेरियल, वही मैंने दो एग्जांपल लिए कि आपका मटेरियल कैसा है, क्योंकि ये मटेरियल पे स्पेसिफिक होती है। टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच मेजरमेंट आर मेड, तब जब आप कंडक्टिविटी निकाल रहे हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल रहे हो, उस टाइम पे आपने टेम्परेचर क्या लिया, उस टाइम पे आपका प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जो भी किस कंडीशन पे काम कर रहे हो वो क्या था, वो आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ तो ये ध्यान रखना,
किन दो बातों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये तो आपको बहुत अच्छे से, मेरे से भी अच्छी तरह से आते होंगे क्योंकि आप फिजिक्स में कंप्लीट कर चुके हो। मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी आर नोन एज कंडक्टर्स। जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी है कंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टिविटी पुअर्स है इंसुलेटर, जिसकी इंटरमीडिएट है सेमीकंडक्टर। सर्टेन नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग। तो यहाँ से आपके पास एग्जाम्पल्स आ सकते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी से रीड करने हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेंस जो कंडक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। सब्सटेंस लाइक ग्लास, सिरेमिक्स एक्सेट्रा हैव वेरी लो कंडक्टिविटी आर आल्सो नोन एज इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स आ जाए, गिव एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, ग्लास, सिरेमिक्स एक्सेट्रा। Substance like silicon, doped silicon, gallium, arsenide having conductivity between conductors and insulator. Insulator की conductivity बहुत low है, एग्जाम्पल दे दिए ग्लास एंड सिरेमिक्स। कुछ नॉन मेटल्स की, मेटल्स की तो होती है, कुछ नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, उनकी बहुत अच्छी है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टेंस। अब कुछ जिनकी कंडक्टिविटी कम थी, इंसुलेटर बहुत अच्छी थी, वो कौन से हो गए? कंडक्टर। उनके बीच में जो कि सिलिकॉन, डॉप्ड सिलिकॉन वो आ रहे थे, उनका क्या नाम हो जाएगा? सेमीकंडक्टर। तो आपके पास यहां से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल विच एक्ट एज अ कंडक्टर। तो क्या आंसर होने वाले हैं उनके? कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। एनसीईआरटी को थोरोली रीड करना ये वाले टॉपिक में। Certain materials called superconductors by definite have zero resistivity और infinite conductivity। ठीक है, कुछ ऐसे आपके पास मटेरियल्स हैं जिनको क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। ठीक है, डेफिनेट उनकी जीरो रेजिस्टिविटी होती है। अर्लियर जो सुपर कंडक्टर आपसे पूछे जिनकी जीरो रेजिस्टिविटी होती है, अर्लियर ओनली मेटल्स एंड देयर एट वेरी लो टेम्परेचर, जिनकी 0 से 15 तक जिनकी बिहेव करते थे सुपर कंडक्टर की तरह, लेकिन अब मेटल के ऑक्साइड्स भी क्या काम कर रहे हैं? सुपर कंडक्टर का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो लो टेम्परेचर पे उनकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है, जीरो। ठीक है, उनकी रेजिस्टिविटी जीरो है, तो वो तो बहुत अच्छे कंडक्टर हो गए, तो उनको नाम दे दिया सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, अर्लियर ओनली मेटल्स एट देयर वेरी लो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर? 0 से 15, बिहेव करते थे सुपर कंडक्टर की तरह। नाउ अ डेज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स जो कि सुपर कंडक्टर का काम करते हैं हाई टेम्परेचर पे भी। ठीक है, तो यहां पे आपकी ये थ्योरी जिससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। मेटल्स आर कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर ऑल्सो कंडक्टर, बट कुछ कुछ, कौन कौन से? कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, आपसे पूछेंगे सुपर कंडक्टर क्या होता है, तो आप आंसर करोगे जिनकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है। मेटल सुपर कंडक्टर हैं, यस, कब? लो टेम्परेचर पे। वो लो टेम्परेचर क्या है? 0 से 15। लेकिन अब जो है मेटल के ऑक्साइड्स भी जो हैं वो भी सुपर कंडक्टर हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको रीडिंग करनी है। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड देयर फैक्टर्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। ठीक है, वायर है कोई मेटल की और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो किस किस पे डिपेंड करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टेंस थ्रू मेटल, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किस वजह से होती है? मेटल्स की वजह से, is called metallic or electronic conductance and this is due to the movement of electrons। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किस वजह से है? इसका दूसरा नाम क्या है? मेटालिक कंडक्टेंस। किसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस किस पे डिपेंड करती है? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो आगे चले जाएंगे, फ्लो करेंगे। टेम्परेचर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, मेटालिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पे कम हो जाती है। क्लियर है? ड्यू टू द मोर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर?
इस बात का ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किस वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसका दूसरा नाम क्या है? मेटालिक कंडक्टेंस। ये होती किस में है? मेटल्स में। क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका टेम्परेचर के साथ क्या रोल। तो इलेक्ट्रॉन अगर बहुत, आपने कभी ये सुना है गर्मियों में लाइट बहुत ज्यादा जाती है, समर में क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, कंडक्टेंस कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे कॉलिजन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे कंडक्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, यहां से पढ़ेंगे अब मेन जो हमने केमिस्ट्री से रिलेट करना है, ये इलेक्ट्रोलिटिक, वो थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ये है इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस एंड देयर फैक्टर्स। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस, जो कि मेन केमिस्ट्री डील करती है, आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस। मेन आयंस की वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, किस किस पे डिपेंड करेगी, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, लाइक NaCl है, वीक है इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग है, उस पे डिपेंड होगा। साइज ऑफ द आयन, बड़ा आयन है छोटा आयन है, उस पे डिसाइड होगा। उसके बाद सोल्वेशन, कितना पानी में जल्दी डिसॉल्व हो रहा है, उस पे कितना हो रहा है, उस पे डिसाइड होगा। नेचर ऑफ द सोलवेंट, जिस सोलवेंट में मिला रहे हो उसको, सोलवेंट कोई भी हो सकता है पानी के अलावा कोई भी, जिस सोलवेंट में मिला रहे हो उस पे डिपेंड होगा, वो हाईली विस्कस है या कम विस्कस है, उस पे डिपेंड होगा। कंसंट्रेशन, उसकी मोलैरिटी कितनी है, उस पे डिपेंड करेंगे। और टेम्परेचर के साथ इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पे आयंस जो हैं और जल्दी फ्लो करने लग जाते हैं, प्लस माइनस और फ्लो होने लग जाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसमें क्या था, उसमें क्या ध्यान रखा, मेटल्स की 3 बातें स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर कैसी है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेट ड्यू टू द मोर कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नेचर कैसा है इलेक्ट्रोलाइट का, उसका साइज कैसा है, सोल्वेशन कैसी होगी उसकी, कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, उसकी वो कितना विस्कस है, कम है या ज्यादा है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी कितनी होने वाली है उसकी, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेट। तो नेचर 2 तरह की होती है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100 कम होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूरा का जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, तो ये हम पढ़ ही चुके हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G इंटू में G स्टार। सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाए, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट्स डायमेंशन है लेंथ इनवर्स। ठीक है, मतलब मेनली आपको क्या रखना है, सेंटीमीटर इनवर्स, हम सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। मोलर कंडक्टिविटी, अब कोई इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, कंडक्टिविटी तो निकल गई, केमिस्ट्री ले आए, कंसंट्रेशन पे जैसे डिपेंड कर रही थी वो, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो, कैप M ऐसे लिखेंगे इसको, कंडक्टिविटी निकाल लो पहले उस सोल्यूशन की, इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, C से जिसको डिनोट करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, जितने भी आयंस हैं सोल्यूशन के अंदर, प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सपोज एक NaCl, उसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, उसकी कंसंट्रेशन आपको बता दी, पहले कंडक्टिविटी निकाल दो, इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब आप पूछोगे कंडक्टिविटी कैसे निकाले, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G इंटू में G स्टार। ठीक है, इस तरह से निकलेगी। इसी तरह से आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको N रखना है, N मतलब नॉर्मेलिटी। तो डेफिनेशन को ध्यान रखना है इसमें, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस मोलर कंडक्टिविटी के ही आएंगे। क्लियर है? तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो फॉर्मूले ध्यान रखोगे, कंडक्टिविटी G इंटू में G स्टार, एक सेकेंड, तो आपने सिर्फ 2 फॉर्मूले अभी ध्यान रखने हैं, कंडक्टिविटी G इंटू में G स्टार, कैप M मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, यूनिट में
जो भी आप यूनिट लगाओ, मुझे सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, सेंटीमीटर होना चाहिए सिर्फ, क्वेश्चन गलत ना हो। द कंडक्टिविटी ऑफ, अब आपको मोलैरिटी दे रखी है कितनी, मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन भी बोलेंगे 0.20, कितने टेम्परेचर पे दे रखी है, नोट करते रहो सब कुछ, 298। इसी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एग्जाम में। अब उसके बाद कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 0.28, कापा से करेंगे 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो यूनिट तो मेरी ठीक है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, क्या निकालनी है ये, क्या फॉर्मूला बनेगा, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। कापा दे रखा है, 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट साइमन इनवर्स ही दे रखी है, और यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन पुट कर देनी है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, तो पढ़ते हैं। आर दे रखा है आपको, कंडक्टिविटी सेल जो दे रखा है, मोलैरिटी देखो कितनी है, सबसे पहले 0.001 m, किसकी है, KCl की। कितने टेम्परेचर, आपको चाहे टेम्परेचर का कोई काम ना हो, लिखते रहा करो, 298 केल्विन, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 1500। अब मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा ओम इनवर्स, क्योंकि मुझे कंडक्टेंस निकालनी है, तो 1/g कर देते हैं, इसका उल्टा कर दिया, 1 करके g, ऐसे कर लेना, R इज इक्वल टू 1/g, तो 1/1500, एक सेकेंड, G इज इक्वल टू 1/R, एक ही बात है वैसे तो, 1/R, तो 1 और यहाँ पे 1500, तो मेरे पास G की वैल्यू भी आ गई। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, G स्टार निकालना है। इफ द कंडक्टिविटी, साइमन इनवर्स फिर से दे रखा है, साइमन इनवर्स कंडक्टिविटी की यूनिट होती है, ये कितना दे रखा है 0.146 इंटू 10⁻⁻3। तो आई थिंक कर लोगे आप ये क्वेश्चन, तो इजी से ही है, आराम से हो जाएंगे। वैल्यू पुट करते रहो, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, सेंटीमीटर, क्योंकि मेन गलती आपकी, जो मेन आप यहाँ पे मिस्टेक करने वाले हो वो यही होगी। रेजिस्टेंस जी, उसका उल्टा हो जाएगा 1/1500, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, आराम से हो जाएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आपको दो मोलैरिटी दिखेगी, एक 0.1 और दूसरी 0.02। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना जिसके अंदर आपको सेम दो मोलैरिटी दिख रही है, अपने क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक आपका हो जाएगा 0.1 के लिए जो इन्फॉर्मेशन देंगे, एक हो जाएगा 0.02 के लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि दो मोलैरिटी वाला पहला क्वेश्चन है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद दिस KCl सोल्यूशन इज 100 ओम, इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 100 ओम। अब मैं इसकी G निकालना हो तो 1/100 ओम इनवर्स करके आ गया। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, ये सबसे लाइन इंपॉर्टेंट है, सेम सेल, सेम सेल का मतलब है कि दोनों, जो भी आपका यहाँ पे टेस्ट ट्यूब थी या बीकर था, जो इसका लेंथ और एरिया था वही इसका लेंथ और एरिया, मतलब सेम सेल है, सेम सेल में सिर्फ उसकी मोलैरिटी चेंज कर दी है। सेम सेल का मतलब है दोनों का लेंथ बाय एरिया सेम है, अगर लेंथ बाय एरिया सेम है तो जो इसका G स्टार होगा वही इसका G स्टार होगा, ठीक है। G स्टार ऑफ बोथ द सेल इज सेम, ठीक है। तो एक बात मुझे यहां से पता लग गई। उसके बाद कैलकुलेट, उसके बाद इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0 पॉइंट, अब उसको किससे फिल्ड कर दिया 0.02 से, और उसकी रेजिस्टेंस बता दी कितनी होगी अब 520 ओम, और उल्टा कर देंगे 1/520, ठीक है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी निकालनी है, एंड मोलर कंडक्टिविटी कौन से सोल्यूशन की 0.02 की, तो इसकी आपको कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 वाले की कितनी दे रखी है, इसकी कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 1.2 साइमन मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको करने को दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने आपको एक ही बात बोली, यूनिट को चेक करो, यूनिट दे रखी है मीटर में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सेंटीमीटर में करनी पड़ेगी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यूनिट चेंज करोगे, ठीक है, 100 से डिवाइड करके यूनिट चेंज करोगे, तो पहला स्टेप है यूनिट चेंज करना, ठीक है। ये सबसे पहले देखा, सबसे पहले तो मैंने दोनों की मोलैरिटी को अलग अलग देखा कि दो मोलैरिटी की बात हो रही है, दो मोलैरिटी की बात हो रही है, एक ये रही,
तो मोलैरिटी अलग थी, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहली मोलैरिटी ये रही, दूसरी मोलैरिटी ये रही। फिर मैंने दोनों की रेजिस्टेंस चेक करी, एक की रेजिस्टेंस 100 ओम, दूसरे की रेजिस्टेंस 520, दोनों की कंडक्टेंस निकाल दी 1/100, 1/520, क्योंकि रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का उल्टा होता है। अब ये बात बोल दी कि सेम सेल है, सेम सेल का मतलब है कि दोनों का जी स्टार सेम है, तो जो मैं पहले यहाँ से जी स्टार निकाल दूंगी वहीं पे मैंने यहाँ पे पुट कर देना है। फिर उसके बाद सेम सेल का मतलब ये हो गया। फिर उसके बाद ये बोल दिया कि आपने क्या करना है, जो 0.02 सेल है ना उसकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो। क्वेश्चन में यही बोला है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी किसकी, 0.2 वाले की। ठीक है, निकाल लेंगे। कंडक्टिविटी इसकी कितनी दे रखी है, 1.29, ठीक है, लेकिन फिर किस में दे रखी थी, मीटर में, तो आपको इसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में करके क्या फॉर्मूला लगाओगे, कंडक्टिविटी जी इंटू में जी स्टार। अब आपको कंडक्टिविटी भी पता है, जी भी पता है, जी स्टार निकल जाएगा। जो जी स्टार सपोज यहाँ पे एक्स निकला, उसको यहाँ पे पुट कर लेना, एक्स की वैल्यू जी स्टार की आ गई। अब जी स्टार आपको पता लग गया, जी आपको पता है, अब यहाँ से कंडक्टिविटी निकल जाएगी जी इंटू जी स्टार करके। अब के निकलने के बाद, कापा निकलने के बाद फिर क्या करना है, वाई आ गया, फिर मोलर कंडक्टिविटी निकाल देना, कंडक्टिविटी इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ पूछा हुआ है। मोलैरिटी अलग करो, फिर क्या क्या लिखा है वो करो, यूनिट का ध्यान रखो, जी स्टार दोनों का सेम है क्योंकि सेल सेम है, बस। ठीक है, फिर हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर देना, यूनिट को चेंज कर देना, अदरवाइज क्वेश्चन में लास्ट में आंसर गलत निकलेगा। ठीक है, अब उसके बाद चलो, अभी हमने पढ़ लिया। अब क्या हो रहा था, आपको ना पीछे जो 20 सोल्यूशन दिए न्यूमेरिकल जब कर रहे थे, तो ये बता देते थे कि 0.02 KCl है, इसकी रेजिस्टेंस इतनी है। अब क्वेश्चन कोई पूछे कि रेजिस्टेंस कहां से निकाल रहे हो, रेजिस्टेंस निकाली कहां से, तुमने एक सोल्यूशन की 0.02 की रेजिस्टेंस निकाली कैसे, तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस निकालते कैसे हो, तो एज वी नो दैट व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू में G इंटू में G स्टार। ठीक है, और G जो होता है वो 1/R होता है, तो अगर R निकल जाए, रेजिस्टेंस निकल जाए, उसका उल्टा कर देंगे तो कंडक्टेंस आ जाएगा। R कैसे निकालोगे, फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी शायद आपका चैप्टर है, बाय द यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। द वैल्यू ऑफ K कुड बी नोन इफ वी मेजर R, कंडक्टिविटी निकालनी हो तो R निकाल दो, लेंथ बाय एरिया पता हो, the value of resistance of R between two parallel electrodes can be determined with the help of Wheatstone bridge। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, आपसे पूछे कैसे निकाल लोगे, तो सबसे पहले बोलोगे Wheatstone bridge का यूज करके हम किसी की भी अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, आपने रेजिस्टेंस किसी वायर की नहीं निकालनी, किसी सोल्यूशन की निकालनी है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सोल्यूशन, यहाँ पे वायर लगा दी, व्हीटस्टोन ब्रिज को आपको प्रैक्टिकल्स में भी यूज कराया होगा, यहाँ पे अननोन यहाँ लगा दिया, लेकिन सोल्यूशन की बात करोगे तो यहाँ पे आपने सोल्यूशन रखना है। लाइक मैंने रख दिया NaCl की बात कर रहे हैं कि इसकी कंडक्टेंस निकालो, तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, पासिंग डायरेक्ट करंट DC चेंजेस द कॉम्पोजिशन, जो NaCl पड़ा हुआ है उसके ऊपर डायरेक्ट करंट जाएगा तो उसकी तो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। अ सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू ब्रिज, सोल्यूशन को थोड़ी कनेक्ट कर सकते हो, वायर्स को कनेक्ट कर सकते हो, लाइक मेटालिक वायर कनेक्ट हो सकती है। तो अब इसको सॉल्व करो प्रॉब्लम को, तो पहले डायरेक्ट करंट ना भेजो, अल्टरनेटिंग करंट भेज दो। सेकंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, स्पेशली डिजाइंड वेसल्स कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल, यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं रख सकते, तो कैसे डिजाइन किया उन्होंने, यहाँ से वायर्स ली और एक स्पेशली डिजाइंड कंडक्टिविटी सेल में उसको रख दिया, फिर यहां से उसकी रेजिस्टेंस निकाली जाएगी। यहाँ डायरेक्ट नहीं रखना, अल्टरनेटिंग करंट भेजना है, डायरेक्ट करंट नहीं भेजना। क्लियर है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अननोन मटेरियल की, लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की बात कर रहे हो डायरेक्ट करंट ना भेजो, क्योंकि वो सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन को खराब कर देंगे। अल्टरनेटिंग करंट भेजो। दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है, वायर्स के थ्रू स्पेशलाइज्ड डिजाइन सेल में उसको रखना है, डायरेक्ट यहाँ नहीं रख सकते। क्लियर, तो इस पे हम कंडक्टेंस कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। उसके बाद है वेरी, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सुनना है कि क्या क्या चेंज होगा। फॉर्मूला पढ़ चुके हो, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इन 2000 डिवाइडेड बाय
कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में ध्यान रखना मोलैरिटी, मोलैरिटी की बात करेंगे, ठीक है। वेरिएशन मतलब चेंजेस ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, मतलब एक बार इन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो एक बार हमने इसका आपस में रिलेशनशिप देखना है, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और एक बार हमने किसका देखना है, कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का, इसी फॉर्मूले में से, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसी को घुमा फिरा के पढ़ेंगे कि वेरिएशन जो चेंजेस होते हैं कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कंडक्टिविटी और साथ में रिलेट करेंगे कंसंट्रेशन के साथ। तो सिर्फ फॉर्मूले को घुमाया, कंडक्टिविटी को के सी को इधर कर दिया और मोलर कंडक्टिविटी नीचे ले आए, क्या बन रहा है, सी और के, इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है। सी क्या है आपका यहाँ पे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स और आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी यही होता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। तो मुझे अभी क्या करना है, इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना कि आप कर क्या रहे हो, वेरिएशंस पूछी जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस वेरिड, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, के और सी, तो उन दोनों को आमने सामने ले आओ। अब आपने इसको भूल जाओ, अब आपने कंसंट्रेशन और किसके बारे में बात करनी है, कंसंट्रेशन मतलब की मोलैरिटी, के मतलब की कंडक्टिविटी कापा, सी की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आप अब ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से देखो, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है, कापा मतलब कंडक्टेंस कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, ठीक है। कंडक्ट डायरेक्टली रिलेट है ना, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन कम हुई तो साथ साथ आपने ध्यान रखना है कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंडक्टेंस कैसे कम होगी, कंसंट्रेशन कैसे कम होगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज इसका आंसर क्या है, कंसंट्रेशन कम कैसे होती है। आपके पास यहाँ पे NaCl का सोल्यूशन, NaCl पड़ा है, ये NaCl है। अब आपके पास यहाँ पे पानी मिलाते जा रहे हो, पानी मिलाते मिलाते और पानी मिलाया, फिर और पानी मिलाया, ऐसे पानी जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, इसके अंदर पानी जाता जा रहा है, ठीक है। बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन द सोल्यूशन डिक्रीजेस, जैसे 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 पानी जाता रहेगा नंबर ऑफ NaCl आयंस तो कम होते रहेंगे, जब वो कम हो जाएंगे तो उनकी कंडक्टेंस भी, क्योंकि पानी आता जा रहा है उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, वाटर आता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे 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 पानी उसके अंदर ऐड होता जा रहा है, ठीक है, पानी अंदर आता जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन जीरो मतलब खत्म होती जा रही है, NaCl की कंसंट्रेशन खत्म होती जा रही है, और जैसे 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 उसकी कंसंट्रेशन खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती रहेगी, ठीक है। क्यों, नंबर ऑफ आयंस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ NaCl आयंस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बीच में पानी आता जा रहा है, ठीक है। एक सोल्यूशन ये Na और Cl है, यहाँ पे NaCl ये पड़े हैं। अब पानी मिलाओ, पानी बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, NaCl की जितनी भी कंसंट्रेशन थी वो कम हो गई, NaCl की कंसंट्रेशन कम, तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी थी वो भी क्या हो जाएगी, कम। ये दोनों के केस के लिए है, चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। अगर आपसे पूछा जाए कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आप बोलोगे एक सोल्यूशन है, सपोज आपने NaCl का ही ध्यान रखना है, NaCl है, पानी पड़ा है, उसमें पानी मिला रहे हैं, NaCl थोड़ा कम हुआ, और मिला दिया, थोड़ा और कम हो, उसकी कंसंट्रेशन और कम, मिलाते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन तो कम होगी, तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी भी कम हो गई, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगली बात, अब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी को, इसके साथ रिलेट करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी, ये मेरे को अब इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पे आपको इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है अगर कंडक्टिविटी आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाए तो, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है,
बढ़ती है, बढ़ जाएगी अगर कंसंट्रेशन कम है तो। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी अगर आप कंसंट्रेशन को कम करते जा रहे हो तो। अब मैं आपको इसको ग्राफ के उसमें समझाती हूँ कि होगा क्या, फिर पढ़ेंगे। आपके पास मैंने दो तरह के यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिए। एक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास NaCl, मैंने बहुत बार NaCl यूज कर लिया, एक बार ले लिया CH3COOH। दोनों में फर्क क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब मुझे वेरिएशन देखनी है मोलर कंडक्टिविटी की कंसंट्रेशन के साथ, मोलर कंडक्टिविटी की कंसंट्रेशन के साथ। फॉर्मूला मुझे पता है, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो कंसंट्रेशन अभी बहुत कम है, सॉरी कंसंट्रेशन अभी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है अभी इसमें पूरा का पूरा NaCl पड़ा हुआ है। अब हम कंसंट्रेशन को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। कंसंट्रेशन को कम मतलब उसमें पानी मिलाते, पानी मिला दिया, थोड़ा और पानी मिला दिया, फिर पानी मिलाते 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 उसको यहां तक ले जाओ। इसका मतलब क्या है कि हम उसमें वाटर ऐड कराते जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंटरसेप्टिव वो होता है जहां पे कंसंट्रेशन NaCl जो मैंने बात कर रही हूँ उसकी कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 हो चुकी है, मतलब उसके अंदर सिर्फ अब पानी पानी पड़ा हुआ है, उस NaCl की कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी है। तो धीरे 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 करते उसमें पानी मिलाया, जैसे जैसे पानी मिलाया कंसंट्रेशन कम, अगर कंसंट्रेशन कम मोलैरिटी क्या, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही तो दिख रहा है, कंसंट्रेशन कम हुई, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसका रीजन, ये किसकी बात कर रही हूं मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो इसका रीजन पढ़ते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस विद डाइल्यूशन। जितना वो पहले नंबर पे, जैसे मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ जब मैंने बनाया तो कैसे किया, यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ से उसको ब्रेक, NaCl यहीं पे ब्रेक हो गए थे। नंबर ऑफ आयन विद डाइल्यूशन बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन ऑफ ऑल कंसंट्रेशन। वो थोड़ी सी कंसंट्रेशन पे ही ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत हाई होता है। तो जरा सा पानी मिलेगा वो टूट जाएंगे। ठीक है, पानी मिला टूट गए, जैसे जैसे टूटते जा रहे उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे पानी मिलाया कि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। विद डाइल्यूशन होता गया, जब पानी मिलाते हैं द आयंस बिकम फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर्स। जो NaCl था इसके अंदर पानी मिलाने पे ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, NaCl दूर, और उनकी इंटर आयनिक फोर्स, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो टूट जाएगी। एज अ रिजल्ट मोलर कंडक्टिविटी, और उस वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, जो किसकी वजह से होती है, नंबर ऑफ आयंस की वजह से। तो ध्यान रखना, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसमें जरा सा पानी मिलेगा, यहां से लेके यहां तक उसकी कंसंट्रेशन, मतलब वो टूट जाता है, स्टार्टिंग में ही वो टूट जाएगा, उसकी डाइल्यूशन सेम होती है, उसका DOD हाई होता है। ठीक है, सारी कंसंट्रेशन पे। लेकिन अब दूसरी बात पे आ जाएं, अब हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली, जब हाई कंसंट्रेशन होती है ना, वो कभी नहीं टूटते, वो कभी टूटेंगे ही नहीं। तो हाई कंसंट्रेशन पे वो टूटते नहीं, टूटेंगे नहीं, तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी कम रहेगी, मोलर कंडक्टिविटी कम है। बट अब एक ऐसी कंसंट्रेशन आती है जहां पे ये डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और डिसोसिएट होंगे इनकी कंसंट्रेट, तो इनकी अब ये टूट जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और अगर एक दूसरे से दूर हो गए, अभी तक नहीं टूट रहे, इनकी DOD बहुत कम है, नहीं टूट रहे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लेस, अभी तक नहीं टूटे। अब एक ऐसी कंसंट्रेशन आएगी कि ये टूट जाएंगे, और जब टूट गए, एक दूसरे से दूर हो गए, नंबर ऑफ आयंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गई, जब वो खत्म हो गई तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। तो स्टीप चेंज आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये कंप्लीटली हर एक कंसंट्रेशन पे टूट जाते हैं, ये पहले नहीं टूटेंगे। हाई, जैसी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, इतना ज्यादा पानी मिला देंगे, वो कंसंट्रेशन आएगी, नंबर ऑफ आयंस टूट जाएंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये आपको स्लोप दिखती है, इसके अंदर ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट है एट ऑल कंसंट्रेशन, लेकिन ये स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे आके डिसोसिएट होते हैं। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। On the other hand, weak electrolyte have lower degree of dissociation, उसका DOD बहुत कम होता है। At higher concentration, higher concentration पे तो ये टूटने वाले हैं नहीं। In such cases, limiting molar conductivity increases steeply on dilution। एक पॉइंट ऐसा आएगा वहां जाके इंक्रीज होने वाली है,
और वो कहाँ होता है, बहुत कम कंसंट्रेशन पे आके, जब C की वैल्यू बहुत कम हो जाए। ये देखो सारी जगह बराबर, यहाँ पे पहले कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फिर एकदम से फर्क पड़ेगा। कंसंट्रेशन भी आपने अंडर रूट में लेनी है, इस बात का ध्यान रखना। अब उसके बाद ऑन-सैगर इक्वेशन। ऑन-सैगर इक्वेशन क्या है? It is the relationship that shows the dependence of the electrical conductivity of an electrolyte on its concentration. आप पढ़ चुके हो मोलर कंडक्टिविटी के बारे में कि मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों का अलग अलग केस होगा। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी उसमें आई है। देखो जैसे ग्राफ अभी एक्सप्लेन किया, इस ग्राफ में जब मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ पहले कम होती, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती रहेगी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ये वाला इंटरसेप्ट पॉइंट कौन सा होता है आपका? जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है, मतलब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। तो इन तीनों बातों का यूज करके मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन, इन तीनों का यूज करके ऑन-सैगर इक्वेशन बनती है, जिसमें क्या क्या आएगा? कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट की, कंसंट्रेशन के साथ ये रिलेशनशिप आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है ये क्या है, इसमें मोलर कंडक्टिविटी, ये इसके अंदर क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन, और अब ये जो बच गया A, दिस इज द कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ध्यान रखना ये कांस्टेंट जो है ये डिपेंड होगा चार्ज किसके? केटायन और एनायन के, लाइक NaCl। NaCl दे रखा है, Na का क्या चार्ज है, Cl का क्या चार्ज है, ये उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सिर्फ आपने इतनी सी बात का ध्यान रखना है। ऑन-सैगर इक्वेशन अगर आपसे पूछेंगे तो एक ही बात पूछ सकते हैं, ये क्या है, डिफाइन करो। सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ मोलर कंडक्टिविटी एंड अ कंसंट्रेशन। इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये A क्या है? ये कांस्टेंट यूज किया था किसने? ऑन-सैगर ने। और ये A किस पे डिपेंड करता है? चार्ज ऑफ द केटायन एंड एनायन। सिर्फ इतना ध्यान रखना है। उसके बाद अब क्या हो रहा है? अब हम बात करते हैं अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट पे आ जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, मेरे पास एक बीकर में मैंने AB इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेट अस कंसीडर इट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होगा? इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम पानी मिला रहे हैं, ठीक है, इसकी डाइल्यूशन कर रहे हैं एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट मतलब कि इतना ज्यादा पानी मिला देना है कि उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाए, जो हमने AB वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे डाला हुआ है। कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो? वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। पानी मिलाते ही A और B, बीकर को बड़ा नहीं करना, सिर्फ बताने के लिए कि A और B जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब दूर हो गए, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, ये दूर हो गए, इतना पानी बीच में आ चुका है कि AB दूर चले गए, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो हो जाएगी। और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को पहले तो टूटते नहीं, पानी मिलाने पे इनको तोड़ते जा रहे हैं, दूर हो जाएंगे, तो इनकी कंडक्टिविटी हो गई लो, ठीक है। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, टूट तो जाएंगे, बट रीजन द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन, जो ये सोल्यूशन है, इज सो लो दैट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इसको मेजर करना अब बहुत मुश्किल है। देयरफॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको करें कैसे मेजर, ठीक है, तो इसके लिए एक नया लॉ आता है जिसको नाम दे दिया गया कोलाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो इसके अंदर ना जब इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो टूटता नहीं है इतनी आसानी से, उसको तोड़ने के लिए पानी मिलाया, और जब पानी मिलाते जा रहे हैं तो आयंस बहुत दूर चले जाएंगे। जब आयंस दूर चले जा रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत लो हो जाएगी। अब उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है एक्यूरेटली। मेजर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोलाश लॉ। कैसे? उसमें हमने इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, मतलब इंडिपेंडेंटली देखना है कि उसका केटायन कितना मूव कर रहा है और एनायन कितना, और उन दोनों का सम कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, कोलाश लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालता है किसकी? केटायन और एनायन की। किसके? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उनका सम कर देना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? वो कंडक्टिविटी, ऐसी कंडक्टिविटी जहां पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जीरो हो चुकी होती है या अप्रोचेस टू जीरो होती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
When concentration approaches zero, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity. ठीक है, अब उसके बाद Collard's law of independent migration, it states that limiting molar conductivity, limiting का ध्यान रखना, जब पानी मिला चुके हैं उसमें उसकी कंसंट्रेशन को जीरो कर चुके हैं, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे करेंगे, सम, जितना केटायन मूव करके गया कितना एनायन मूव करके गया, उन दोनों की कंडक्टिविटी को जोड़ देना है आपस में, मोलर कंडक्टिविटी को, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितना कैटायन की कंट्रीब्यूशन है कितना एनायन की, ठीक है। इन जनरल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो वो डिसोसिएट हो रहा है, ये कैटायन की कंट्रीब्यूशन प्लस एनायन की कंट्रीब्यूशन, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो, क्योंकि इतनी लो है, पानी इतना ज्यादा आ गया कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत लो हो चुकी है, तो निकालना हो, कैटायन की कंट्रीब्यूशन देखो, एनायन की देखो, उन दोनों का सम कर दो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और उसके बाद पहले ये फॉर्मूले, अब आपके पास ये हमने लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसमें पानी मिला रहे हैं तो ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, कितना माइग्रेट करके गए, वहां से हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल दी, इसका सम और इसका सम करके। अब वो पूछेंगे कि ये ब्रेक हुआ कितना, ठीक है, ये ब्रेक हुआ कितना, इसका डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने परसेंट भी हो सकता है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ए बी था वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी मोलर कंडक्टिविटी मुझे पता थी, ठीक है, बता दी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी मुझे बता दी। अब इसमें पानी मिलाते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं, कैटायन और एनायन मूव कर रहे हैं, तो कैटायन का अपना कुछ वैल्यू होगा, एनायन का अपना कुछ वैल्यू होगा, तो इन दोनों को प्लस करके मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल ली, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी बता दी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बता दी, अब मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मेरे पास अल्फा आ जाएगा, अल्फा बताएगा कि ये सोल्यूशन टूटेगा कितना, कितने परसेंट तक टूट सकता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने परसेंट डिसोसिएट हो सकता है, क्योंकि ये कंप्लीटली तो डिसोसिएट हो नहीं सकते, कितना हो सकते हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुकी हो क्लास +1 में, तो इसको डिटेल में नहीं करेंगे, बस आपने ध्यान रखना है k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ध्यान रखना है। 1 माइनस अल्फा को निग्लेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में से, क्योंकि 1 में से कोई चीज माइनस हो रही है तो वो बहुत छोटी हो जाएगी, तो उसको निग्लेक्ट कर दो, तो आपने ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, पहले मैं आपको एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दूं कि क्या क्या फॉर्मूले आप यूज करोगे अभी जब आपने कंडक्टिविटी निकालनी है, G इंटू जी स्टार, जी स्टार होता है L बाय ए के इक्वल, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और कंडक्टिविटी जीरो को अप्रोच कर रही है तो कैटायन की प्लस एनायन की कंट्रीब्यूशन ले लो, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपके कंडक्टेंस में यूज होने वाले हैं, हमने नर्न्स पढ़ लिया, ई नॉट निकालना सीख लिया, अब कंडक्टेंस में इन सब का यूज होगा, ठीक है, कंडक्टेंस में इन सब का यूज होगा। अब यूनिट से आपको पहचानना सिखा दूं कि यूनिट से कैसे पहचानना है, आपको पहले भी बताया था, मोलैरिटी जब कभी भी लिखा हुआ आएगा, मतलब आपको ढूंढना है मोलैरिटी है तो मोल लीटर इनवर्स को देख लेना या मोल m देख लेना, कैपिटल M लिखा हुआ आएगा उसको देख लेना, ठीक है, ये मोलैरिटी गिवन है आपको। फिर उसके बाद आपको कंडक्टिविटी को पहचानना है, कापा को पहचानना है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट होनी चाहिए, मीटर की नहीं सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पहचाननी है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, ये 3 यूनिट ध्यान आ गई ना, ठीक है, क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगी इससे, ठीक है। जो ये फॉर्मूले लिख के दिए हैं ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब क्वेश्चन किस तरह का आएगा, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो ना, ध्यान आ जाए कि मुझे कैटायन और एनायन का प्लस करना है, यहाँ पे कैटायन प्लस एनायन इनका प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोलार्स लॉ ने ही बताया था ऐसे। किस किस की निकालनी है, CaCl2 की,
और किसकी निकालनी है, MgSO4 की, ठीक है। अब मुझे Ca+ की बता दी कितनी है, 119। Mg+2 की बता दी कितनी है, 106। SO4 की बता दी कितनी है, 160। Cl- की बता दी कितनी है, 76.3। सबसे पहला काम होगा, देखो कोई यूनिट तो नहीं यूज हो रही कि अलग अलग यूनिट ना यूज करके दे दे, इस क्वेश्चन में नहीं हो रही, फिर भी आपको ध्यान रखना है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स मोल इनवर्स, सेंटीमीटर का ध्यान रखना, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे को करना है सबसे पहले यूनिट निकालने के लिए, इसकी निकालते हैं, कैटायन और एनायन, Ca ब्रेक करके +2 और क्लोरीन है 2, ठीक है। MgSO4 को करेंगे Mg+2 SO4 -2, क्लियर है। अब कैल्शियम की वैल्यू कितनी है, 119 +2 लिखा हुआ है, क्लोरीन की कितनी है, 76.3, तो बहुत सिंपल हो गया। मैग्नीशियम की कितनी है, 106, सल्फेट की कितनी है, 160, ठीक। कोई कोफिशिएंट भी नहीं था यहाँ पे, मोल्स भी नहीं थे, तो हमने कुछ नहीं किया, वहां पे Cl के साथ 2 था तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज वेरी इजी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, द कंडक्टिविटी, फिर से मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स का ना सिर्फ कंफ्यूजन होगी यूनिट से, मोल लीटर इनवर्स मतलब मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी उतार दो ऊपर से, 0.001028। फिर साइमन सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी दे रखी है, कापा दे रखा है 4.95 into 10⁻⁻5। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन केडी भी करके लिख सकते हो, ये निकालना है। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज 390.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर है। तो अभी करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अब आप करोगे क्या, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती है C अल्फा स्क्वायर, मुझे चाहिए अल्फा, C तो मोलैरिटी है, मोलैरिटी तो कंसंट्रेशन हमें दे ही रखी है, मेरा फोकस जाएगा अल्फा पे। अल्फा कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग तो दे रखी है, बचा क्या, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, कंडक्टिविटी इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, सब कुछ गिवन है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। कंडक्टिविटी गिवन है, यस, साइमन वाली ये गिवन थी, 4.95 into 10⁻⁻5 into 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी गिवन है, यस, 0.001028, ये यहाँ पे पुट होगा, लिमिटिंग मोलर अल्फा निकलेगा, अल्फा को यहाँ पुट कर देना, ठीक है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का दे रखा है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, मोल लीटर इनवर्स मतलब मोलैरिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.025 m। फिर उसके बाद ये साइमन स्क्वायर नहीं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर इनवर्स नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स बोल दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आपकी मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी कितनी, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट केडी, गिवन मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग वाली, लिमिटिंग H की दे रखी है कितनी, 349.6, एनाइन की भी दे रखी है, HCOO नेगेटिव की भी दे रखी है 54.6, ठीक है। अब मोलैरिटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सब गिवन है, सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, अल्फा। अल्फा कैसे निकलता है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सम ऑफ कैटायन एंड एनायन, मतलब कि 349 को इससे प्लस कर दो, 349.6 54.6 प्लस करके यहां पे रख देंगे। मोलर कंडक्टिविटी आपको डायरेक्ट दे रखी है, ये मैंने प्लस करके निकाल दी, ये डायरेक्ट आपको दे रखी है, ठीक है। अल्फा निकल जाएगा, अल्फा कैसे निकलेगा, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या है
मोलर कंडक्टिविटी क्या है 46.1 और ये नीचे से प्लस करके आ जाएगी 349 प्लस 54.6 प्लस प्लस अपने आप कर लेना सब, अल्फा निकल जाएगा। अल्फा निकलने के बाद सी अल्फा स्क्वायर कर देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, फॉर्मूले लगाने मैं बता सकती हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ठीक, कंडक्टिविटी ऑफ, फिर से कंडक्टिविटी m दे रखा है, मतलब मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी कितनी है 0.00241। कंडक्टिविटी फिर से यूनिट चेक कर लो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी मतलब कापा दे रखा है 7.896 इंटू 10⁻⁻5। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, ये निकालना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट दे रखी है कितनी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज डिसोसिएशन, ये निकालना है। क्या चाहिए सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा निकाल ले पहले। अल्फा कैसे निकलेगा, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग तो डायरेक्ट दे रखी है, अब मुझे निकालनी है मोलर। मोलर कैसे निकालते हैं, कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। कंडक्टिविटी यूनिट से आपने साइमन सेंटीमीटर ये रही, मोलैरिटी ये रही, सब कुछ पुट करोगे कैप एम निकल जाएगा। कैप एम को यहाँ रखना, ये आपको पता है, केडी अल्फा आ जाएगा, अल्फा से यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे सब कंप्लीट हो गए, जितना भी था। पहला वाला लेक्चर जो था वो आपका क्या था, मैंने बेसिक से उठाया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फेरेडे पे फोकस किया। फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सेकंड में मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ाया। गैल्वेनिक सेल में नर्न्स इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना, और इस क्लास को जो थर्ड लेक्चर है बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मतलब तीनों लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट इसको रखना, वैसे सब इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। ये वाली क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, ठीक है, आई होप आप इसको कंप्लीट कर लोगे। और अब जल्दी से हम नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।